मैंने एक बच्चे को देखा था, वो यहाँ के एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था। वो शाम को कोचिंग आता था, तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मुझे होमवर्क मिला हुआ है। वो होमवर्क में क्या कर रहा था कि जो एनसीईआरटी के पीछे समरी होती है वो बस किताब से वो चेप रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये होमवर्क देने से मतलब ये क्या चल रहा है। एक आइडियल वर्ल्ड में तो स्कूल इतना सक्षम होना चाहिए कि वही प्रोवाइड करे, राइट? अलग से किसी को ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े, राइट? तो आपका इस पे क्या थॉट है कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एट द फर्स्ट प्लेस क्यों स्टार्ट हुए? स्कूल से ही ऐसी एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही? आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है उन बच्चों में जो अच्छी रैंक्स लाते हैं और वो बच्चे जो नहीं कर पाते हैं उतना ज़्यादा? उनमें जो सबसे बड़ा मेजर अगर आपको एक बताना हो वो क्या हो सकता है? वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एडवेंचर्स पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाले हैं। वो गेस्ट जो मेरे 2015, 16, 17 उस समय टीचर थे, जिन्होंने मुझे जेईई के लिए ट्रेन करा, जिनकी वजह से मैं बिट्स जा पाया और जिनका ये सब साम्राज्य है, हु इज़ द ओनर एंड द फाउंडर ऑफ स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन आवर ओन डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स, आयुष भट्ट सर। तो चलो अब इंतजार किस चीज़ का, शुरू करते हैं। हाँ सर, क्या चल रहा है सर? हेलो, हाय यथार्थ, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। आप बताओ। एकदम बढ़िया। तुम्हारे रहते हुए कोई चिंता हो सकती है मुझे, तो तुम मेरे साथ आ गए हो। तो सर जैसे अभी आप बहुत सारे बच्चों को जेईई के लिए मेंटर करते हो, नीट के लिए मेंटर करते हो, है ना? सो वी वुड लव टू नो योर जेईई टाइम की स्टोरी कि आपके टाइम पे क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th में आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? आपकी खुद की जेईई जर्नी कैसी थी? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ सर। तो यार मेरी शुरुआत तुम्हें पता ही है कि बहुत छोटी जगह से था, चिन्यालीसौड़ से। तो वहाँ पे बचपन से ही पढ़ाई में तो अच्छा था। तो सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर हैं चिन्यालीसौड़ में, वहाँ में पढ़ता था। तो टिल क्लास 10th मैंने हमेशा स्कूल में टॉप किया, क्लास में टॉपर रहा करता था। लेकिन छोटी सी जगह थी। लेकिन जब 9th में आया तो मेरा स्कूल शिफ्ट हुआ। अच्छा। 8th तक मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था। 9th से मैं आया जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो उत्तराखंड बोर्ड, तब हमारे टाइम पे यूपी बोर्ड हुआ करता था, उसके स्कूल होते हैं। तो वहाँ मैंने क्लास 9th में मेरे 96-97% आए थे और मैंने उस स्कूल का पिछले 70-80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अच्छा। फिर 10th में यूपी बोर्ड में 9th पोजीशन आई। तो तब 23 लाख बच्चों में से लगभग ना? हाँ, लगभग 22 लाख बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम देते थे। तो तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ किया जा सकता है एजुकेशन के क्षेत्र में। हालांकि तब भी बच्चे ही थे, लेकिन वही होता है जब आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ 10th में 98%, 99%, कई बच्चे मेरे पास आते हैं। और 11th में क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट होता है आपके सिलेबस में, बहुत सारी चीज़ों में, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10th में मैं टॉपर था। हाँ। और 11th में मैं फेल होते होते बचा। 57-58% आए थे। उसका कारण यही था कि 11th में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, पढ़ाई की नहीं उस तरीके से। फिर 12th में थोड़ा बहुत अपने को संभाला, कोशिश की, लेकिन 12th में भी बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th मुझे था कि आईआईटी, एनआईटी, बिट्स पिलानी जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। तो मैं उस समय मैंने देखा तो उत्तराखंड में, देहरादून में बेसिकली कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जेईई या नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं फिर कोटा गया। कोटा में भी मैंने जब मैंने ड्रॉप किया तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया वहाँ पे, क्योंकि घर से दूर था, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर मेरे दिमाग में आया कि यार उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि बच्चे अपने घर पे रह के तैयारी कर सकें। यहाँ से बच्चों को दिल्ली, कोटा जैसी जगहों पर ना जाना पड़े। क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि यहाँ से मैं भी अपने टाइम का टॉपर था, लेकिन मैं वहाँ गया तो नहीं हो पाया सिलेक्शन पहले साल में।
तो यहाँ से जितने भी बच्चे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कोटा जाते हैं वो 10 तक बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कई 98-99%। लेकिन वो कोटा जाते हैं, घर से दूर जाते हैं उस उम्र में, तो फिर वहाँ वो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कारण ये था देहरादून में स्पेक्ट्रम को खोलने का कि यहाँ पे हम बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, और वो पिछले 10 साल से हो भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे 10 सालों से आपने बताया कि आप है ना बच्चों को मेंटर कर रहे हो जेईई नीट के लिए। मैं उसमें वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स था, 2015 में मैं आपके पास आया था, है ना। बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेंटर करा है, राइट, तो आप में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है उन बच्चों में जो अच्छी रैंक्स लाते हैं और वो बच्चे जो नहीं कर पाते हैं उतना ज़्यादा? उनमें जो सबसे बड़ा मेजर अगर आपको एक बताना हो वो क्या हो सकता है सर? देखो, 3-4 चीज़ें होती हैं। ओके। सबसे पहला तो मैंने ये देखा है कि जैसे हमारे पास कई सारे बच्चे आते हैं, पिछले 10 सालों से लगभग मैं 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ देहरादून के। तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने ये देखा है कि जिस बच्चे ने अपने टीचर की बात को आंख बंद करके मान लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आपके टीचर सही ही होंगे, वो कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक एटीट्यूड, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो कई बच्चों का एटीट्यूड ऐसा रहता है, ठीक है सर ने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है, यही चीज़ें हो सकती है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कई बच्चों का क्या होता है, वो 10 जगह से 10 रिसोर्सेज से पहले उस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मैं अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूँ। अच्छे बच्चों में भी 2 कैटेगरीज। अच्छा, ओके। एक अच्छे बच्चे इन द सेंस सारे ही बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके 10th में 95% या उससे ऊपर मार्क्स हैं। तो जो एकेडमिकली स्ट्रांग है, हाँ, पहले से जो पहले से एकेडमिकली स्ट्रांग है। हाँ। उनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। हाँ। एक वो जो हमारे यहाँ पे आके, जैसा मैंने या पुलकित सर ने या संदीप जोशी सर ने या यथार्थ सर ने, अनुष्का मैम, जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने जो कह दिया तो उनकी बात वो आंख बंद करके मानते हैं। दूसरे वो होते हैं बच्चे जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए क्लास में कुछ पढ़ाया गया तो वो पहले उसको 10 जगह से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सर ने बताया क्या ये सही है, मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ। तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन की इतनी भरमार है। आप मान लीजिए मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है, आज से 6 महीने के बाद आपका एग्जाम आने वाला है, तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा अगर उस चीज़ पे फोकस कर लें तो मुझे लगता है कि 100 परसेंटाइल लाना या 100 आउट ऑफ 100 लाना जेईई मेंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो पेपर भी बहुत आसान आ रहा है, लेकिन कई बच्चे किसी एक चैप्टर पे अटक जाते हैं और उसी को 10 महीने वही पढ़ते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही स्टूडेंट था। मैं भी तब तक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता था जब तक मुझे लगता था अच्छा ये चीज़ मुझे ना पहले बहुत अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। और उसके चक्कर में क्या होता है, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर आप क्लास की पेस के साथ मैच नहीं कर पाते हो, फिर आप धीरे धीरे क्लासेस छोड़ने लगते हो और इससे बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो मतलब इस बात का सार ये है कि अपने टीचर की, चाहे आप स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हैं या आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर की बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो आपको सही चीज़ ही बताएंगे, सही गाइडेंस देंगे और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, गॉट इट। ठीक है, फेयर इनफ। तो सर इसमें जैसे स्कूल है, फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी हम स्कूल की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है सर, जैसे आइडियली, मतलब एक आइडियल वर्ल्ड में
तो स्कूल इतना सक्षम होना चाहिए कि वही प्रोवाइड करे, राइट? अलग से बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े, राइट? तो आपका इस पे क्या थॉट है कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एट द फर्स्ट प्लेस क्यों स्टार्ट हुए? स्कूल से ही ऐसी एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही थी? लाइक व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री? वो स्टार्ट ही कैसे हुआ और क्यों हुआ? थोड़ा सा उसके बारे में चाहूंगा। तो यार देखो, जैसे देहरादून, यहाँ के स्कूल्स, जो देहरादून के स्कूल्स हैं वो काफ़ी नाम है देहरादून का। हमारा देहरादून स्कूलिंग के लिए वैसे भी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है कि अगर आप जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई, नीट या ओलंपियाड्स के लिए, तो स्कूल के अंदर अगर आप 11th-12th स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जनरली आप कहीं भी देखिएगा, कहीं पर भी आप देखिएगा, तो स्कूल के साथ जेई में बहुत अच्छी रैंक लाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कारण क्या होता है? बच्चा 6, 6:30 बजे अपने घर से निकल जाता है, अगर उसका 8 बजे से स्कूल है तो वो 6 बजे घर से निकल गया, फिर वो 8, 7:30, 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंचा, फिर वहाँ 8 बजे से 2 बजे तक उसकी जो भी क्लासेस हुई, और वहाँ वो एनसीईआरटी या जो वो स्कूल टीचर्स भी जनरली वही चीज़ पे फोकस करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई अपने बच्चों से सुना है कि स्कूल में आईआईटी वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम के लिए डीमोटिवेट किया जाता है कि इसको मत करो, पहले अपने बोर्ड्स पे ध्यान दे लो। ये चीज़ें इस तरह की होती हैं। उसके बाद वो बच्चा 2-2:30 बजे तक घर आता है, फिर 3 बजे से हमारी क्लास होती है, फिर 3 बजे से 7:30 या 8 बजे तक उसकी स्पेक्ट्रम में क्लास होती है। अब देखिए, वो भी तो बच्चा ही है ना। वो सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक 14 आवर्स। अच्छा, पेरेंट्स को ये लग रहा है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पर असल में ये मेहनत नहीं हो रही है, ये मजदूरी हो रही है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि यार, कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? तो सब कहते हैं मजदूर करता है, लेकिन उसको वो शारीरिक श्रम कर रहा है, वो मानसिक श्रम नहीं कर रहा है। तो वही मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि देखो, आईआईटी में निकलने का मतलब ये है कि आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर 2 या 3 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है लेकिन क्वालिटी मैटर करती है कि अच्छा भैया, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ दिन भर में, लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ें कर रहा हूँ। तो स्कूल अपनी, देखिए, कई चीज़ें हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं, पर मैंने देहरादून के कई स्कूल्स, जो यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे प्लेग्राउंड भी नहीं है। तो वो स्कूल के अंदर भी बैठ के वो रटवाते ही रहते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि बच्चा यथार्थ के साथ रहे, मेरे साथ रहे 2 साल, और हम उसको शायद सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन जिंदगी में आगे सक्सेसफुल होने के लिए और क्या चीजें चाहिए, शायद हम बेहतर तरीके से सिखा पाए उसे क्लास 11-12 पे। Got it. Makes sense, fair enough. तो सर, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी जो जर्नी रही है पिछले 10 साल की, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सर, अगर मैं बोलूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट हैज़ बीन द वन बेस्ट थिंग एंड द वन वर्स्ट थिंग, है ना, जो आपको लगता है ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर है, कोई भी किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट एजुकेशन बट किसी भी फील्ड में, एक एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा कि भाई ये चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी है, विच यू रियली लुक फॉरवर्ड टू, और एक चीज़ ऐसी कि यार मतलब ओके, तो क्या होगी? तो एंटरप्रेन्योरशिप की अच्छी चीज़ ये है कि पहली बात ये है कि आप वो काम करोगे जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। आप जॉब में वो लग्जरीज, वो चीज़ें शायद एक लेवल के बाद पा सकते हो, लेकिन मेरा शुरुआत से एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये था कि मैं शायद वो 9 to 5 वाली जॉब के लिए नहीं बना, मुझे वो करने में मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पे ये है कि ठीक है, मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, बच्चों को मोटिवेट करने में, पढ़ाने में। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि आप वो कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, और बुरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में शुरुआत के 4-5 साल आपको
जॉब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ आप खुद ही हो ना। अब जैसे मैंने स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था तो शुरुआत में काउंसलर भी मैं ही था, पानी भी मैं ही लेके जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो दिन में 18-18 घंटे काम भी किया है स्टार्टिंग में। मतलब यहाँ पे आप शुरुआत के 4-5 साल के लिए अपने मम्मी पापा, बीवी, बच्चे, घर वाले, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब भूल जाओ। आपको सिर्फ अपनी चीज पे फोकस करना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। ओके, ठीक है। सर, इस जर्नी में जैसे आपने बताया कि शुरू के 4-5 साल काफी चैलेंजिंग रहे थे आपके लिए, तो उसी के दौरान अगर आपको इफ यू वर टू रिकॉल द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट उस समय ना, तो क्या रहा होगा वो सबसे, आपकी पूरी जर्नी का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट या चैलेंजिंग फेज कौन सा था, और उस फेज से आपने कैसे ओवरकम किया? हाउ डिड यू ओवरकम दैट फेज? चैलेंजिंग फेज तो आते रहे स्टार्टिंग से, वो अप्स एंड डाउन्स तो आपको पता है कि तुम तो यथार्थ शुरू से मेरे साथ ही हो। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज जो था पूरी जर्नी में अभी तक का, वो था कोविड। ओके। कोविड में जैसे हमारा जो शास्त्री नगर वाला सेंटर है, जो एक्चुअली अभी तक पिछले 9 सालों से हम उसी को नर्चर करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब शास्त्री नगर वाले सेंटर से हमने उत्तराखंड का बेस्ट रिजल्ट दे दिया जेईई में, हमारे हर साल एवरेज 6 to 8 स्टूडेंट्स आईआईटी में जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, 20 से 25 बच्चे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में जा रहे हैं, 5-6 बच्चे बिट्स पिलानी में जा रहे हैं। तो अब जब हम उत्तराखंड का बेस्ट रिजल्ट दे चुके हैं जेईई में, तब हमने नए अब 2 सेंटर इस साल से हम लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे चैलेंजिंग फेज था कोविड। 2014 में स्टार्ट किया था और 2020 6 साल में हम स्पेक्ट्रम को काफी अच्छे लेवल पे ले आए थे और काफी अच्छा हम रिजल्ट दे रहे थे। लेकिन एकदम से कोविड के आने से सब कुछ आपको पता है, क्लासेस चल नहीं रही थी, ऑफलाइन क्लासेस, और हमारा ऑनलाइन इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, हमारे पास ऑनलाइन सेटअप और वो सारी चीजें टेक्निकली हम अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए थे तब तक। तो हम सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस पे ही डिपेंडेंट थे, और वो एकदम से बंद हो गई। तो कोविड में शुरू के कुछ मतलब 4-5 महीने तो ऐसे थे कि मेरे पास जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ का रेंट देने के पैसे भी नहीं थे। तो ठीक है, वो पापा से मांगे कुछ, उन्होंने, पापा ने कहीं से अरेंज किए, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सही होती गई। पर सबसे चैलेंजिंग टाइम कोविड वाला ही टाइम था इस पूरी जर्नी में। और चैलेंज तो आज तक भी आ रहे हैं। कभी नगर निगम वाले आ जाते थे कि ये अपना यहाँ से हटाइए, हम सील कर रहे हैं, क्योंकि वो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी जिसमें हम सबसे पहले रहते थे। उससे पहले हम जिस बिल्डिंग में थे वहाँ तो तुम्हें याद होगा कभी पेट्रोल चोरी हो रहा है बच्चों का, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन इसी का नाम तो एंटरप्रेन्योरशिप है कि बहुत सारे चैलेंजेस को आप देखो, भगवान भी चैलेंजेस उसी को देगा, तकलीफें उसी को देगा जिसको पता, जिसके बारे में भगवान को पता है कि अच्छा इसके अंदर ये सारी चीज़ों से लड़ने की क्षमता है। यार वो भी तो टेस्ट करेगा ना, भगवान भी ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, चल भाई ऑल इंडिया रैंक 1 ले ले। पहले वो टेस्ट करेगा कि तुम्हारी औकात है या नहीं है, तुम इस चीज़ के लायक हो या नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। Got it. और कोविड में आप काफी सीवियरली बीमार भी हुए थे, मतलब कोविड जब आपको हुआ था 2 महीने बेड पे लेटा हुआ था। वो तो अहो भाग्य मेरी धर्म पत्नी उसने बचा लिया मुझे, वरना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उस टाइम पे। स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेने पड़े थे उस समय ना, काफी ज्यादा। तो अब अगर इसी के ऑपोजिट साइड बात करें कि एक पूरी जर्नी में अगर आपको एक, वही अगेन बहुत सारे फुलफिलिंग मोमेंट्स रहे होंगे, बट अगर आपको एक सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग मोमेंट चुनना हो अपने लिए, वो कौन सा होगा? या फिर प्रॉब्ली कोई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जहाँ पे आपको लगा हो कि यार इस बच्चे का ये ट्रांसफॉर्मेशन आया और आपको लगा हो कि हाँ यार, मतलब वो उस रात आपको सबसे अच्छी नींद आई हो, है ना, कि यार मैंने कुछ किया है लाइफ में, मतलब जेन्युइनली कुछ बहुत अच्छा किया है, वो जो फीलिंग होती है, वो वाली फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपको सबसे ज़्यादा अगर आप रिकॉल करो तो वो कौन सी होगी?
ऐसे तो काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं, क्योंकि हर साल रिजल्ट जब आता है तो वो सबसे बड़ा फुलफिलिंग मोमेंट होता है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट है यशस्वी पुरोहित, उसने उत्तराखंड में गर्ल्स कैटेगरी में जेईई एडवांस में टॉप किया था। अभी आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रही है। लास्ट ईयर हमारे 3 बच्चे इंडियन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए सेलेक्ट हुए, अंशुल, लक्की और यथार्थ अय्यर। और पूरे उत्तराखंड से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उसमें से 3 स्टूडेंट हमारे थे। ऐसे ही फिजिक्स ओलंपियाड में पूरे उत्तराखंड से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें से 1 स्टूडेंट अंशुल नौटियाल हमारा था। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में यथार्थ अय्यर टॉपर थे उत्तराखंड के। तो ऐसी चीज़ें, वही जब किसी बच्चे का, हम 2 साल एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और जब उसका सिलेक्शन होता है कहीं, तो वो सबसे फुलफिलिंग मोमेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा ये अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान, जब वापस तुमने स्पेक्ट्रम ज्वाइन किया। मतलब वो मैं भी, मुझे भी यथार्थ तुम्हारे साथ ऐसा है कि यथार्थ मेरे साथ रहे तो मेरे को भी, मैं कई चीज़ों में एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि अब तो झंडे गाड़ देंगे। तो तुम जब मेरे पास आए थे पहले दिन, स्पेक्ट्रम की ग्रोथ भी वहीं से शुरू हुई थी। तो उसके बारे में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि उसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर तुम बिट्स पिलानी गए, फिर वहाँ से तुम्हें हाईएस्ट पैकेज मिला। लेकिन मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि यार यथार्थ मेरे साथ, मतलब हम कुछ साथ में मिलके कोई काम करें। तो जिस दिन तुमने ये कहा कि सर मैं आता हूँ वापस, फिर तुमने स्पेक्ट्रम में आने के लिए अपने घर वालों को कन्विंस किया। पहले नहीं हो रहे थे पापा मम्मी, लेकिन फाइनली जब हम किसी अच्छे मोटिव के लिए काम करते हैं तो वो भी हो गया। तो सबसे फुलफिलिंग मोमेंट तो वही था ज़िंदगी का, जब हमारा यथार्थ पहलवान एसएलवी छोड़ के स्पेक्ट्रम में वापस आया। तो उस दिन मेरे को लगा कि अच्छा, अब मैं रिटायरमेंट भी आराम से ले सकता हूँ। अब कोई है जो पूरा बहुत अच्छे से संभाल सकता है चीज़ों को। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी और नहीं ये बोलने के लिए। तो दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और क्योंकि आपने ट्रस्ट किया है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे देते हो, फ्रीडम देते हो अपने हिसाब से काम करने की। सो दैट रियली, मतलब मैं भी उससे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता हूँ, है ना। नहीं, ये तो मुझे पता है कि अब तुम्हारे आने के बाद तहलका मचाने वाले हैं हम मार्केट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संभल जाओ सबके सब। नाइस नाइस नाइस। तो मैं $22 बिलियन की फंडिंग हो रखी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा अमोघ अस्त्र है कि सारी चीजें खत्म। ठीक है। तो सर जैसे अभी जब मैं आपके यहाँ पढ़ता था, मतलब आपके यहाँ जब मैं स्पेक्ट्रम में आता था, है ना, 2015, 16, 17, जब उस समय की बात है। सो आई रिमेम्बर उस समय यहाँ पे गिने चुने इंस्टीट्यूट थे। बलूनी इंस्टीट्यूट, बलूनी कोचिंग क्लासेस था, है ना। उस समय आई थिंक आकाश था उस समय, स्पेक्ट्रम था, बंसल उस समय हुआ करता था। बस कुछ ही गिने चुने नाम थे, राइट। वेयरएज आज अगर हम देखें तो उसके बाद से अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आए। उसमें से कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो आए, जो दिल्ली से, कोटा से यहाँ आए और आकर बंद भी हो गए। देहरादून के कुछ लोकल इंस्टीट्यूट्स है जो बंद हो गए, है ना, दे पैक्ड अप एंड लाइक दे हैड टू गो बैक, ऐसा भी हुआ। और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छा ग्रो भी हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन आज उस समय के कंपैरिजन में आई थिंक ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं ना, और ज़्यादा बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं नेट, वो देहरादून में ज़्यादा भी हैं। तो सिनेरियो टाइम के साथ काफ़ी चेंज हुआ है, राइट। कोविड आया, कोविड में बहुत सारी समस्याएं भी आई आपको, स्पेक्ट्रम को बहुत सारी समस्याएं आई, बट फिर भी स्पेक्ट्रम रहा, राइट, एज अ लोकल इंस्टीट्यूट रहा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे फंडिंग नहीं है बाहर से, बट स्टिल वो पूरा कोविड वाला फेज भी सर्वाइव करा, है ना। तो आपको क्या लगता है सर, और अभी तक हमारा एक इंस्टीट्यूट था पिछले साल तक, और अब दूसरा खुल गया, अब तीसरा भी आने वाला है। तो 3 सेंटर्स अब हो गए हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी हम मैराथन भी करवा रहे हैं 22 दिसंबर को, है ना, जो नए सेंटर के इनॉग्रेशन के रूप में, राजपुर सेंटर। तो हम मैराथन करवा रहे हैं, हम नया सेंटर खोल रहे हैं, बहुत इमेंसली ग्रोथ हो रही है, टीम एक्सपैंड कर रही है। तो आपको क्या लगता है सर कि ये कैसे हो पा रहा है? व्हाट इज दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट, है ना, जो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहा है, तो शायद और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं भी कर पा रहे हैं, है ना। वो क्या है यूनिक वैल्यू जो हम दे पा रहे हैं स्पेक्ट्रम?
यार इसका सबसे बड़ा रीज़न मतलब मुझे ये लगता है कि मैं उत्तराखंड से ही हूँ। मैं एक यहाँ के बहुत छोटे से जगह से पढ़ा और मुझे ये समझ में आया कि यहाँ का बच्चा मतलब उत्तराखंड का हमारा बच्चा अगर कोटा या दिल्ली जैसे जगहों पे जाता है ना तो उसे 6, 8, 10 महीने तो एडजस्ट करने में ही लग जाते हैं और फिर वहाँ पर उसे कोई ऐसा इंडिविजुअल अटेंशन। असल में जेई की तैयारी में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके साथ कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी दीदी हो सकती हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं। अब घर में तो टाइम मिलता है नहीं, है ना, तो हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो मैंने शुरुआत से जब मैं स्पेक्ट्रम को शुरू कर रहा था तो मेरा मकसद ये नहीं था कि ठीक है स्पेक्ट्रम खोलना है, इतनी फीस लेनी है, 50 स्टूडेंट्स, इससे इतनी फीस चाहिए, इतने इंटू इतना मल्टीप्लाई और ये रेवेन्यू हो गया। मेरा मकसद ये था कि मुझे उत्तराखंड से 100 परसेंटाइलर देना है, यहाँ से किसी बच्चे के 100 परसेंटाइल आने चाहिए, यहाँ से मैक्सिमम बच्चे ओलंपियाड्स में सेलेक्ट होने चाहिए। जो अननेसेसरी, जैसे मैंने एक बच्चे को देखा था, वो यहाँ के एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, नाम नहीं लूँगा स्कूल का, तो वो शाम को कोचिंग आता था तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मुझे होमवर्क मिला हुआ है। तो वो होमवर्क में क्या कर रहा था कि जो एनसीईआरटी के पीछे समरी होती है वो बस किताब से वो चेप रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये होमवर्क देने से मतलब ये क्या चल रहा है, इससे कोई क्या कर रहा है भाई तू? क्या कर रहा है क्या कर रहा है भाई तो और क्यों कर रहा है? लेकिन तो शुरुआत में पेरेंट्स को समझाने में भी बहुत दिक्कतें आई कि स्कूल अगर ये कभी कभी ना जाए बच्चा, ये हमारे पास रहे। फिर मैंने ये सोचा कि यार स्कूल जाएगा तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, दिक्कत होगी, या तो इसे ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि नहीं मिल पाता टाइम। वो तुम्हें भी पता है स्कूल के साथ नहीं हो पाता, इतनी एनर्जी और वो चीज़ें वो कहीं और लग जाती हैं। तो फिर पहले हमारा स्टार्टिंग में मेरा मोटो ये था कि मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, उनको सारी चीज़ें बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत शिद्दत से पढ़ाया, लेकिन उस टाइम तक भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे थे। रिजल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हुआ जब से हमारा स्कूल हमने साथ में इंटीग्रेट किया। अब हमारा खुद का ही स्कूल है, सौभाग्यम इंटरनेशनल एकेडमी। तो अब हम क्या करते हैं, 11th से बच्चे को स्कूलिंग प्लस कोचिंग के लिए 2 साल बच्चा हमारे पास रहता है। उसकी सारी बोर्ड्स की टेंशन, उसका सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेंशन, वो सब हमारा है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटर भी है। आप कह रहे थे कि बाकी इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, हम क्यों चल पा रहे हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि हम ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करते हैं और आज 10 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं किया कि अच्छा 5 साल मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने कोई फैकल्टी हायर कर ली, नहीं। अभी मैं फिजिक्स में ही पढ़ा रहा हूँ और यथार्थ तो मेरे साथ है ही। तो एक तो हम खुद अभी लगे हुए हैं, दूसरा हमारा खुद का स्कूल है, क्योंकि जब हमारा स्कूल आया 3 years बैक, उसके बाद से हमारा रिजल्ट एकदम तहलका मचा रहा है पूरे उत्तराखंड में। सौभाग्यम कब 21 से हुआ? जो यशस्वी वाला बैच था वो सौभाग्यम का फर्स्ट बैच था। ओ 22 मतलब? हाँ 22 to 23 वाला जो था। हाँ 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 21 23 मतलब 21 से जो स्टार्ट हुआ। ठीक है ठीक है समझा। तो 3-4 years बैक हमारे स्कूल को एफिलिएशन मिला, तो शायद ये 3rd बैच होगा। तो पिछले 2 बैच बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा सौभाग्यम के। आप मेरे को देहरादून में कोई बहुत अच्छे से अच्छा स्कूल दिखा दीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि 12th के साथ ये 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छे स्कूल से भी नहीं होंगे, कोई एक आध बच्चा होगा, वो भी इस वजह से नहीं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ होगा क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रहा होगा। तो और अभी सौभाग्यम का लास्ट ईयर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो हमारे 6 स्टूडेंट 12th के साथ आईआईटी में गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तो
और अब हम एक्सपेंड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देहरादून के कई क्षेत्रों के लोग शास्त्री नगर तक नहीं आ पाते थे, काफी दूर होता था। तो इसलिए अब हमारा एक सेंटर बल्लूपुर में है और एक सेंटर अब हम राजपुर रोड में लॉन्च कर रहे हैं, और अब 3 सेंटर के साथ तो हम बहुत तहलका मचाने वाले हैं। जल्दी ही सिंगल डिजिट रैंक भी देने वाले हैं हम आईआईटी में, और इस साल से हम नीट में भी तहलका मचाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल फाड़ देंगे। कुछ जेईई एस्पिरेंट्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि अगेन आप इतने सालों से मेंटर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास बहुत वैल्यूएबल एडवाइसेस होंगी उनके लिए। सो अगर इस वीडियो से इस पॉडकास्ट से एक चीज़ ले जानी हो उनको कि यार जेईई प्रिपरेशन अगर मैं कर रहा हूँ या नीट प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि वो अकेडमिकली हो, वो नॉन अकेडमिकली भी हो सकता है। बस एक चीज़ जिसका मैं ध्यान रखूँ अगर मैं एक जेईई एस्पिरेंट या एक नीट एस्पिरेंट हूँ। बस यार मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, जो भी आपके टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेक्ट्रम में ही पढ़ रहे हो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जहाँ से भी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट, अगर आपका वो लक्ष्य है, देखिए जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चे का लक्ष्य जेईई या नीट ही है। अब किसी को लॉन टेनिस खेलना है तो वो उसके बेस्ट कोच के पास जाएगा, किसी को बैडमिंटन खेलना है तो वो उसके बेस्ट कोच के पास जाएगा, किसी को क्रिकेट खेलना है तो वो उसके बेस्ट कोच के पास जाएगा। तो हमारे पास वही बच्चे आते हैं जिनको जेईई, नीट, बिटसेट या ओलंपियाड्स के लिए वास्तव में प्रिपरेशन करनी है। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी राय भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अगर आप स्पेक्ट्रम में आए हो, ठीक है, और आपको आईआईटी क्रैक करना है या एम्स में जाना है, तो बस अपने टीचर्स की बातों को आंख बंद करके मान लीजिए। अगर यथार्थ सर कुछ कह रहे हैं कि इसको ऐसे करना है तो मान लो यार। वो हो सकता है उस टाइम पे आपको ये लगे कि नहीं, ये तो वो टीचर वहाँ तो ये मेरे को इस तरह से वो बता रहे थे, कोई और इस तरीके से बता रहा था। आप जहाँ, आपको पहले अपने टीचर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, और अगर आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो फिर आपको आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता या एम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कई चीज़ें होती हैं जो ब्लेसिंग्स के रूप में या किसी ना किसी फॉर्म में एग्ज़ाम के दिन आपकी मदद कर देंगी। अगर आपके प्रति वैसे तो टीचर्स की सारे ही बच्चों के प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं, पर अगर आपने आंख बंद करके बात मानी तो फिजिक्स में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 आने ही आने हैं, जेईई मेंस में भी और बोर्ड्स में भी। और जेईई एडवांस में 120 में से 120 बड़े आराम से आ सकते हैं। लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट है यथार्थ अय्यर, उसके 100% आए थे फिजिक्स में। फिजिक्स ओलंपियाड में अंशुल नौटियाल इंडियन ओलंपियाड तक गया। तो ये सारे ही बच्चे ऐसे थे जो बस आंख बंद करके बात सुनते थे, मानते थे और फॉलो करते थे और तहलका मचाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। एट द सेम टाइम सर ये भी होता है, सबकी शायद स्टडी स्ट्रैटेजीज भी अलग होती है, तो शायद किसी बच्चे के लिए जो वर्क कर रहा है किसी और बच्चे के लिए कुछ और भी वर्क बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर एक चीज तो मैंने देखी है कि जो बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो दोनों ही बच्चे 10 तक अच्छे हैं, जो दोनों ही बच्चों के एक के 97%, एक के 98% इस तरीके के मार्क्स हैं। उन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ कि उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो अपने टीचर की बातें आंख बंद करके मान रहा है, सेलेक्ट होगा निश्चित रूप से, और एक बच्चा ऐसा है जिसको हर टाइम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ से वेरीफाई कर लूँ, कहीं ऑनलाइन रिसोर्सेज से देख लूँ, अब मैं 3 महीने यहाँ, अच्छा अब हो सकता है वहाँ कुछ ज़्यादा बेटर हो तो वो वहाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से 98-99% जो 10th में ला रहा था बच्चा, उसका भी कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। हाँ, अब जो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके 10th में भी मार्क्स मतलब वो उतना एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वो तो उसके लिए तो स्ट्रेटेजी और वो हम फिर अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद भी ये नहीं है कि हर बच्चा आईआईटी में बहुत अच्छा करे। देखिए हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हमारा मकसद ये है कि पुश योर लिमिट्स, मतलब अगर आप आज 70% लेके आ रहे हो तो अब आप अगले में 80% लेके आओ।
अगर आप आज 80% लेके आ रहे हो तो आप अगले में 90% लेके आओ। अगर आपके 10th में 75% मार्क्स हैं तो हम कोशिश करेंगे 12th में आपके 90% मार्क्स आएँ। तो आईआईटी में निकलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो परफॉर्मेंस आपने जो 10th में किया है उसको थोड़ा सा आपको अपनी लिमिट्स को भी पुश करना होगा। अगर आप छोड़ देंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे तो 10th में 80% मार्क्स हैं, मैं तो आईआईटी में नहीं जा सकता, तो आपने वहीं पे गिव अप कर दिया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आईआईटी में जाना ज़रूरी नहीं है, आईआईटी की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आप प्रिपरेशन करने में आपको क्या होगा ना, आपको लड़ना आ जाएगा चीज़ों से। अच्छा ठीक है ना, लड़ते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी सक्सेस, आईआईटी में नहीं मिलेगी तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं तो काम आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। बस मैं चाहूंगा एक लास्ट चीज आप हमारी ऑडियंस को बताओ, और वो ये है कि पढ़ सब रहे हैं हाँ, अभी तक हम एकेडमिक्स के ही बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा वही वाली बात है कि हमारे यहाँ बच्चा इसलिए आ रहा है कि उसे आईआईटी में जाना है, नीट में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, नीट में जाना है हमारे यहाँ बच्चा इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसे आईआईटी में जाना है, एम्स में जाना है, इसलिए मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बातें बताई। बिल्कुल, बाकी लाइफ की बातें तो बिल्कुल चलती रहेगी। बिल्कुल। बट मेरा ये सवाल था सर, जिसको आईआईटी और एम्स में भी जाना है, जिसको जेईई या नीट में भी जाना है, उस बच्चे के लिए भी अगर आपको एक चीज बोलनी हो कि पढ़ाई के अलावा एक क्या चीज है जो डेफिनेटली किसी को करनी चाहिए? देखो, ये तो मैं तुम्हें आंख बंद करके कह रहा हूँ कि डेफिनेटली तुम्हें यथार्थ के पास आना चाहिए। नहीं, ये सच में, क्योंकि ये फुटबॉल भी खेलता था, हम क्रिकेट भी खेलते थे, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, आईआईटी, एनआईटी, बिट्स सब जगह सिलेक्शन भी हुआ, इंडियन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए भी गया। तो ये चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर शायद आपको यथार्थ सर बेहतर बता सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम आना पड़ेगा। आप स्पेक्ट्रम आइए और यथार्थ सर से सीखिए। स्मूथ। हाँ। तो अब देखिए, वही वाली बात है ना कि सारी कलाएं आपको यहाँ पे नहीं सिखाई जा सकती है इतने कम टाइम में, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। अगर आप 10th में हैं तो 11th में आइए स्पेक्ट्रम, 2 साल हमारे साथ रहिए और यथार्थ सर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो फोड़ा फोड़ी मचाओगे। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। चलो।